नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः स्वागत है। मैं संदीप कुमार स्वामी आपका फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों का टॉपिक चल रहा था मनोविज्ञान का इतिहास। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि मनोविज्ञान के इतिहास को मुख्य रूप से दो संदर्भों में हमने पढ़ा था। दो संदर्भों में हमने देखा था उसको कि मनोविज्ञान की जो हिस्ट्री है उसको हम दो कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। पहला हमारा कॉन्टेक्स्ट था विश्व के स्तर पर, कि विश्व के स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है, और दूसरा हमारा कॉन्टेक्स्ट था भारत के संदर्भ में मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था विश्व के संदर्भ में मनोविज्ञान के इतिहास को दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? पहला था हमारा समय काल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, और दूसरा था हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के अनुसार। दूसरा कौन सा था? विषय वस्तु के अनुसार। अगर हम लोग बात करें समय काल के अनुसार कि मनोविज्ञान को समय काल के अनुसार कैसे बांटा गया, या मनोविज्ञान का समय काल के अनुसार इतिहास क्या रहा है, तो समय काल को भी हमने दो भागों में बांटा था, पूर्व वैज्ञानिक युग और दूसरा हमारा था वैज्ञानिक युग। ये दो काल हमने पढ़े थे पिछली वाली क्लास में, प्री साइंटिफिक पीरियड और दूसरा साइंटिफिक पीरियड। विषय वस्तु के अनुसार मनोविज्ञान के इतिहास को चार भागों में बांटा गया है। अगर हम लोग बात करें पूर्व वैज्ञानिक युग की, तो पूर्व वैज्ञानिक युग का मतलब है कि जब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता था, उस समय को हम लोग बोलते हैं पूर्व वैज्ञानिक युग। और जब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा, उसको हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक युग। पूर्व वैज्ञानिक युग को मुख्य रूप से तीन भागों में हमने बांटा था कि पूर्व वैज्ञानिक युग की जो व्याख्या है वो तीन भागों के अंतर्गत की जाती है। पहला हमारा था हेलेनिक युग। पहला कौन सा था बेटा? हमारा हेलेनिक युग। दूसरा था हमारा पुनर्जागरण काल, और तीसरा था हमारा दर्शन शास्त्रीय काल। इन तीन टाइम पीरियड में हमने मनोविज्ञान के इतिहास को समझा था। कौन से पीरियड में? पूर्व वैज्ञानिक युग में, जब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता था, वो समय हमारा कहलाता है पूर्व वैज्ञानिक युग। तीन भाग थे, हेलेनिक युग, पुनर्जागरण काल और दर्शन शास्त्रीय काल। हेलेनिक युग की दो विचारधाराएं थी हमारी, शरीर गठन के सिद्धांत की विचारधारा या शरीर गठन का युग, और दूसरा मन शरीर का युग। मन व शरीर को अलग अलग माना था इस काल में। दूसरा पुनर्जागरण काल में मनोविज्ञान का शून्य विकास था, और दर्शन शास्त्रीय काल में मुख्य रूप से तीन प्रकार के विचार हमने देखे थे। पहला हमारा था जन्मजात विचारों का युग, दूसरा हमारा था मानव स्वभाव का युग, और तीसरा था चेतन व संवेदी प्रक्रियाओं का युग। ये हम लोगों ने पूर्व वैज्ञानिक युग में पढ़ा था। हम लोग अगर बात करें वैज्ञानिक युग की, तो वैज्ञानिक युग को भी हमने दो भागों में बांटा था। पहला था हमारा संप्रदाय काल और दूसरा था हमारा स्वतंत्र युग। संप्रदाय काल के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ बेसिक सा अध्ययन किया था कि मुख्य रूप से इस काल में संरचनावादी संप्रदाय, प्रकार्यवादी संप्रदाय, व्यवहारवादी संप्रदाय, मनोविश्लेषणात्मकवादी संप्रदाय, समग्रतावादी संप्रदाय, संज्ञानवादी संप्रदाय, संरचनावादी संप्रदाय, मानवतावादी संप्रदाय, इन सभी संप्रदायों का जो उदय हुआ था वो हमारा कहलाया था संप्रदाय काल। स्वतंत्र युग में मनोविज्ञान सभी शाखाओं के अंतर्गत, सभी कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत, सभी चीज़ों को अपनी विषय वस्तु मान करके पढ़ाया जाता था, इसलिए इसको हमने कौन सा कहा था? स्वतंत्र युग का समय। ये अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा अगर फिर भी आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो हमारे जागृति क्लासेस का जो मोबाइल नंबर है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कीजिए, इसके ऊपर अपनी क्वारीज भेजिए, जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आप भेजिए और उनका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक भी उन पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा है, कृपया करके वो उन वीडियोज़ को देखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मनोविज्ञान के इतिहास का सेकंड पार्ट। जैसा कि हमने दो संदर्भ देखे थे विश्व के कॉन्टेक्स्ट में, पहला समय काल के अनुसार और दूसरा विषय वस्तु के अनुसार। तो आज हमारा जो पार्ट है, जो हमारा टॉपिक है, वो स्टार्ट होता है कि मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो मुख्य रूप से विषय वस्तु के अनुसार क्या रहा है, या सब्जेक्ट मैटर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है। देखो, विषय वस्तु के अनुसार मनोविज्ञान की 4 प्रकार की विषय वस्तु रही है। कौन कौन सी? पहली विषय वस्तु रही है आत्मा के विज्ञान के रूप में। पहली कौन सी है? आत्मा के विज्ञान के रूप में। ए साइंस ऑफ सोल, या आत्मा के विज्ञान के रूप में। सबसे पहले जब मनोविज्ञान का उदय हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा था कि मनोविज्ञान का उदय, साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के हुई है, साइकी और लोगस। तो सबसे पहला जो मनोविज्ञान की कॉन्टेक्स्ट थी वो थी आत्मा। क्या थी? आत्मा। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को प्रारंभिक काल से लेकर, प्रारंभ से लेकर 16वीं शताब्दी तक पढ़ाया जाता था। कौन सी शताब्दी तक पढ़ाया जाता था? प्रारंभ से लेकर के 16वीं शताब्दी तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा आत्मा के विज्ञान के रूप का टाइम पीरियड है। मुख्य रूप से इसके अंतर्गत जो प्रमुख विचारक हुए, उन विचारकों में सबसे पहला नाम आता है अरस्तु का। किसका आता है? अरस्तु का। दूसरा विचारक थे हमारा गैरिट। गैरिट ने ये कहा था कि जो हमारा साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से, कौन सी भाषा से? यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुई है। पहला साइकी और दूसरा लोगस। साइकी का अर्थ उन्होंने बताया था सोल या आत्मा, और लोगस का अर्थ उन्होंने बताया था विज्ञान। तो पहले हमारे दार्शनिक हो गए अरस्तु, दूसरे हमारे दार्शनिक हो गए गैरिट, तीसरे हमारे दार्शनिक आते हैं प्लेटो, चौथे हमारे दार्शनिक आते हैं देकार्त। इन सभी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मुख्य रूप से आत्मा के विज्ञान के रूप में पढ़ाना प्रारंभ किया, और आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान प्रारंभिक काल से लेकर के और 16वीं शताब्दी तक पढ़ाया जा रहा था। कौन सी शताब्दी तक पढ़ाया जा रहा था? 16वीं शताब्दी तक पढ़ाया जा रहा था। जैसे ही 17वीं शताब्दी प्रारंभ होने लगी तो विचारकों ने, जो कई तरह के दार्शनिक थे, कई प्रकार के दार्शनिक थे, उन्होंने आत्मा के विज्ञान के रूप में इसकी आलोचना करनी प्रारंभ कर दी। क्या करनी प्रारंभ कर दी? आलोचना करनी प्रारंभ कर दी। और आलोचना के अंतर्गत ये तर्क दिया गया कि मुख्य रूप से जो आत्मा है, आत्मा एक आध्यात्मिक विषय है। क्या है? आध्यात्मिक विषय है आत्मा। आत्मा जो है वो एक धार्मिक विषय है, और आत्मा का अभी तक किसी ने प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं किया है, इसलिए आत्मा एक काल्पनिक विषय है। क्या है? काल्पनिक विषय है। क्यों है? क्योंकि आत्मा को क्या माना गया है? आध्यात्मिक माना गया है, आत्मा को धार्मिक माना गया है, और आत्मा को काल्पनिक माना गया है। इस कारण से आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की आलोचना की जानी प्रारंभ हो गई। और मनोविज्ञान का जो कॉन्टेक्स्ट था आत्मा के विज्ञान के रूप में, वो परिवर्तित होकर के, और यहाँ पे दूसरा हमारा कॉन्टेक्स्ट आ जाता है मन के विज्ञान के रूप में।
कौन से विज्ञान के रूप में? मन के विज्ञान के रूप में या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। दूसरा कौन सा कॉन्टेक्स्ट आ गया हमारा? मन के विज्ञान के रूप में या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। मुख्य रूप से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोनोजी ने माना था। किसने माना था? पोम्पोनोजी ने। इटली के दार्शनिक थे, उन्होंने पोम्पोनोजी, इन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान कहा था और ये कहा था कि मुख्य रूप से जो मनोविज्ञान है वो मन के विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद में पोम्पोनोजी के बाद में एक दार्शनिक हुए जॉन लोक। कौन हुए? जॉन लोक। जॉन लोक के बाद में एक दार्शनिक हुए हमारे थॉमस रीड। कौन हुए? थॉमस रीड। और थॉमस रीड के बाद में एक दार्शनिक हुए बर्कले। इन सभी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान या मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान माना था। कौन से कॉन्टेक्स्ट से चेंज हुआ? आत्मा के विज्ञान से किस में आ गया? मन के विज्ञान के रूप में। परंतु जैसे ही जो इसका समय काल है हमारा, वो समय काल रहेगा बेटा 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी व 18वीं शताब्दी। 17वीं व 18वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान पढ़ाया जाता था वो मन के विज्ञान के रूप में या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता था। प्रारंभिक काल से लेकर के 16वीं शताब्दी तक कौन से युग में पढ़ाया जा रहा है? कौन से कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जा रहा है? आत्मा के विज्ञान के रूप में। 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में मन के विज्ञान के रूप में। अब हुआ क्या? जैसे ही 18वीं शताब्दी समाप्त होने लगी और इस विषय के बारे में भी आलोचना होने लग गई। ऐसा कहा जाने लगा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपना एक तर्क दिया कि मुख्य रूप से जो मन है, मन एक अमूर्त कॉन्सेप्ट है। क्या है? अमूर्त कॉन्सेप्ट है। वह प्रत्येक व्यक्ति का मन निजी होता है। आपका मन अलग है, दूसरे व्यक्ति का मन अलग है। तो मन की जो संज्ञा होती है वो किस रूप में होती है? निजी रूप में होती है। इसलिए मन का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसलिए मनोविज्ञान को मन का विज्ञान नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मन परिवर्तित होता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति का मन समय एवं परिस्थिति के हिसाब से चेंज होता रहता है। इसलिए मन के बारे में कोई भी सार्वभौमिक नियम नहीं निकाल सकते हम। कोई भी यूनिवर्सल जो हमारे रूल्स हैं वो हम इसके बारे में नहीं निकाल सकते। इसलिए मन के विज्ञान का भी जो कॉन्सेप्ट है उसको भी स्वीकार नहीं किया गया। कौन से कॉन्सेप्ट को? मन के कॉन्सेप्ट को भी स्वीकार नहीं किया गया। तीसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है, पहला कॉन्सेप्ट आत्मा का विज्ञान, दूसरा कॉन्सेप्ट मन का विज्ञान, और मन के विज्ञान से जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट चेंज होता है मनोविज्ञान का, वो आता है हमारा चेतना के विज्ञान के रूप में। तीसरा आता है हमारा चेतना के विज्ञान के रूप में। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के विज्ञान के रूप में। मुख्य रूप से मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान सबसे पहले विलियम वुंट ने माना था। इसलिए चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? विलियम वुंट माने जाते हैं। और इस मन के विज्ञान का जो समय पीरियड है वो है 19वीं शताब्दी। कौन सा है? 19वीं शताब्दी का जो समय है या 19वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है, उस समय मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता था।
पहले पहले हमारे मनोवैज्ञानिक कौन हुए इसमें? वुंट। उसके बाद में हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं वाइस। एक मनोवैज्ञानिक का नाम था वाइस, एक मनोवैज्ञानिक का नाम था जेम्स, विलियम जेम्स। एक मनोवैज्ञानिक का नाम था सिल्ली। क्या नाम था? सिल्ली। इसी के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक आते हैं हमारे टिचनेर, और इसी के अंतर्गत मुख्य जो मनोवैज्ञानिक हमारे आते हैं जिन्होंने इसकी स्पष्ट व्याख्या की वो है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने यह कहा था कि मुख्य रूप से चेतनता के 3 तत्व होते हैं। हमारे मन के 3 तत्व प्रमुख होते हैं। कौन कौन से? चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से दार्शनिक आएंगे? विलियम वुंट आएगा, इसके अंतर्गत वाइस आएगा, इसके अंतर्गत जेम्स आएगा, सिल्ली आएगा, टिचनेर आएगा और सिगमंड फ्रायड आएगा। अब हुआ क्या कि 19वीं शताब्दी के अंत समय तक आते आते एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए। उन मनोवैज्ञानिक का नाम था मैकडूगल। क्या नाम था? मैकडूगल। मैकडूगल ने अपनी एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। मुख्य रूप से इस पुस्तक में मैकडूगल ने चेतना शब्द की निंदा की। किस शब्द की? चेतना शब्द की निंदा की, और यह कहा कि चेतना जैसा अस्पष्ट शब्द मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। चेतना शब्द को ही उन्होंने अस्पष्ट बता दिया। इसलिए मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी में भी चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की आलोचना होनी प्रारंभ हो गई। और किसने स्टार्ट की? मैकडूगल ने। कौन सी पुस्तक से? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की आलोचना की गई। और 19वीं शताब्दी के समाप्त होने के बाद में जो मनोविज्ञान का कॉन्टेक्स्ट चेतना के विज्ञान के रूप में था वो परिवर्तित होकर के और हो गया व्यवहार के विज्ञान के रूप में। कौन से विज्ञान के रूप में? व्यवहार के विज्ञान के रूप में। साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान को लगभग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ काल से, इसका समय पीरियड कौन सा आएगा? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ काल से व्यवहार के विज्ञान के रूप में व्याख्या की जानी प्रारंभ कर दी। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, पहला मनोवैज्ञानिक हुआ वाटसन। वाटसन का कथन था ना, 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उनमें योग्यता ना होते हुए भी मेरी इच्छा अनुसार वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, यहां तक कि चोर एवं बेईमान भी बना दूंगा। तो मुख्य रूप से इसका पहला मनोवैज्ञानिक कौन हो गया? वाटसन। वाटसन के अलावा इसके अंतर्गत आते हैं वुडवर्थ। कौन आते हैं? वुडवर्थ। वुडवर्थ के अलावा इसके अंतर्गत आते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के अलावा इसके अंतर्गत आते हैं मैकडूगल इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। कौन सा विज्ञान माना? व्यवहार का विज्ञान माना। तो मनोविज्ञान का जो प्रारंभिक कॉन्सेप्ट था, आत्मा से प्रारंभ होकर के वर्तमान में कौन से कॉन्टेक्स्ट में आ गया? व्यवहार के विज्ञान के रूप में। और वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में पढ़ाया जा रहा है। कौन से रूप में पढ़ाया जा रहा है? व्यवहार के विज्ञान के रूप में पढ़ाया जा रहा है। अब कई बच्चों के कंफ्यूजन हुए यहाँ पे। कंफ्यूजन क्या है कि एक क्वेश्चन कंफ्यूज किया हुआ है। क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि मनोविज्ञान का अर्थ है, मनोविज्ञान का अर्थ है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसको यहां इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चन लिखते हैं फिर डिस्कस करते हैं उसको। एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का अर्थ है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मनोविज्ञान का अर्थ है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं मनोविज्ञान है। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए ऑप्शन है आत्मा का विज्ञान, बी ऑप्शन है मन का विज्ञान, ए ऑप्शन क्या है हमारा? आत्मा का विज्ञान, बी ऑप्शन है मन का विज्ञान, सी ऑप्शन है चेतना का विज्ञान, और डी ऑप्शन है हमारा व्यवहार का विज्ञान। क्लियर है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। मनोविज्ञान का यहां क्या पूछा गया है? अर्थ है या मनोविज्ञान है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन था आत्मा का विज्ञान, पहला ऑप्शन कौन सा है? आत्मा का विज्ञान। दूसरा ऑप्शन है मन का विज्ञान। तीसरा हमारा ऑप्शन है चेतना का विज्ञान। और चौथा हमारा ऑप्शन है व्यवहार का विज्ञान। चौथा हमारा कौन सा ऑप्शन है? व्यवहार का विज्ञान। पहला आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। अब इन दोनों क्वेश्चनों को समझते हैं। अगर पहला क्वेश्चन आए मनोविज्ञान का अर्थ है या मनोविज्ञान है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा बेटा? कौन सा होगा? आप सबने अंदाजा लगाया होगा कि मनोविज्ञान का जो अर्थ है, मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान, क्योंकि आत्मा से किसमें? मन में, मन से चेतना में, और चेतना से व्यवहार में। तो कंफ्यूज हो गए ना कि क्या करना चाहिए यहां पे। अगर क्वेश्चन इस प्रकार का है कि मनोविज्ञान का अर्थ है या मनोविज्ञान है, तो हमें बिना किसी कंफ्यूज रहे हुए ऑप्शन डी पे टिक करना है, क्योंकि मनोविज्ञान वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है। और मनोविज्ञान की जो मुख्य विषय वस्तु है या वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो कौन सा है? व्यवहार का विज्ञान है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, तब हमें ऑप्शन करना है मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का विज्ञान। कौन सा है? आत्मा का विज्ञान। मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन सही हो गए होंगे, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? तो मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु पहली क्या थी? आत्मा का विज्ञान। किसने बोला? अरस्तु ने और गैरेट ने बोला। दूसरा मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान, पोम्पोनोजी ने बोला। चेतना का विज्ञान विलियम वुंट ने बोला। और व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने बोला। बोला या नहीं बोला? प्रारंभ से लेकर 16वीं शताब्दी तक आत्मा के विज्ञान के रूप में, 17वीं व 18वीं शताब्दी में मन के विज्ञान के रूप में, 19वीं शताब्दी में चेतना के विज्ञान के रूप में, और 20वीं शताब्दी में या वर्तमान समय में व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है। अब यहां पे हमें एक नोट डाल के लिखना है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने
कुछ मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने मुख्य रूप से एक समय पीरियड बताया, और वो समय पीरियड था 1890 से लेकर के 1905, लगभग 15 साल का जो समय है। कौन सा? 1890 से लेकर के और 1905 का जो समय है, उस समय को कई मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान का बंजर काल कहा है। क्या कहा है? मनोविज्ञान का बंजर काल। इस समय में मनोविज्ञान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिए इस समय को क्या कहते हैं हम? मनोविज्ञान का बंजर काल कहते हैं। इस समय में मुख्य रूप से लगभग शिक्षा मनोविज्ञान की बात होने लग गई थी। हालांकि ये इसकी शाखा है, मनोविज्ञान की ही शाखा है, परंतु मनोविज्ञान के बंजर काल की जो संज्ञा दी गई है वो कौन सी दी गई है? 1890 से लेकर के 1905 का जो समय है उसे मनोविज्ञान का बंजर काल कहते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो विषय वस्तु के अनुसार कैसे रहा है। इसी संबंध में इन सारी विषय वस्तु का अगर निष्कर्ष निकालें तो एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए, और उन मनोवैज्ञानिक का नाम था वुडवर्थ। क्या नाम था? वुडवर्थ। सुना है नाम? बिल्कुल सुना होगा। नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है, अब नोट कर लीजिए उसको। उस वुडवर्थ ने क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था? मनोवैज्ञानिक ने, वुडवर्थ ने यह कहा था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को अपनाया। किसको अपनाया? आत्मा को अपनाया। आत्मा में कुछ भी नहीं दिखा, आत्मा में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो आत्मा का परित्याग करके मन की तरफ आकर्षित हुआ। किसका परित्याग करके? आत्मा का परित्याग करके मन की तरफ आकर्षित हुआ, और मन में भी कुछ नहीं दिखा, मन में भी उसको इंटरेस्ट नहीं आया, तो चेतना के पास आया। किसके पास आया? चेतना के पास। पड़ोसन वाली नहीं है ये, कहीं पड़ोसन वाली समझ रहे हो? पड़ोसन वाली चेतना के पास नहीं, चेतना, कॉन्शियस चेतना के पास आया। और चेतना ने भी जब इसको मना कर दिया मनोविज्ञान को कि मैं नहीं पढ़ूंगी या मैं तेरी विषय वस्तु नहीं रहूंगी, तो चेतना का परित्याग करके और व्यवहार को अपनाया। किसको अपनाया? व्यवहार को अपनाया। ये किसकी डेफिनेशन है? वुडवर्थ की। क्या कहा था? आत्मा को छोड़ मन को अपनाया, मन में दिल ना लगा तो चेतना के पास गया, और चेतना ने भी मना कर दिया तो व्यवहार को अपनाया। कई जगह ये लिखा है आत्मा का परित्याग करके मन का परित्याग किया, मन का छोड़ करके चेतना को अपनाया, चेतना का परित्याग करके व्यवहार को अपनाया। एक बात ही है, भले ही हम इस हाथ से कान को पकड़े, इस हाथ से कान को पकड़े, पकड़ना किसको है? कान को है। भले खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पर गिरे, कटना किसको है? खरबूजे को ही कटना है। तो पहला कौन सा? आत्मा को अपना करके इसको छोड़ता है, मन को अपनाता है, मन को छोड़ता है, चेतना को अपनाता है, चेतना को छोड़ता है, और अब वर्तमान में किसको अपनाए हुए है? व्यवहार को अपनाए हुए है। तो ये था हमारा मनोविज्ञान का विषय वस्तु के अनुसार वर्गीकरण, या विषय वस्तु के अनुसार उसका इतिहास क्या रहा है। क्लियर है? हमने जब मनोविज्ञान का इतिहास स्टार्ट किया था तो हमने दो कॉन्टेक्स्ट देखे थे। पहला कॉन्टेक्स्ट देखा था कि विश्व के संदर्भ में मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट था हमारा भारत के संदर्भ में मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है। तो दूसरा अब हमारा टॉपिक डाल लीजिए और लिखिए भारत में मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है। भारत में मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। भारत में मनोविज्ञान का क्या इतिहास रहा है। देखो,
भारत में मनोविज्ञान का जितना भी कॉन्सेप्ट है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट पश्चिमी देशों से आया है। पहली बात, कौन से देशों से आया है? पाश्चात्य झलक है भारत के मनोविज्ञान पर। वेस्टर्न साइकोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं हम, हमारी खुद की साइकोलॉजी नहीं है। इसीलिए तो मनोविज्ञान वाले कुछ अलग माइंड के होते हैं। देखा ना साइकोलॉजिस्ट को, मोह माया से कोई मतलब नहीं है उनको, क्योंकि पाश्चात्य जो दर्शन है, पाश्चात्य दर्शन का एक पहला जो उदय होता है चार्वाक दर्शन से। और चार्वाक दर्शन ने ये कहा था कि यावेत जीवेत सुखेत जीवेत ऋण कृत्वा घी पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। मतलब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, कुछ खाने को मिल रहा है उसी में खुश रहो, भविष्य की चिंता मत करो, परंतु खाओ क्या? हमेशा घी खाओ, भले उसके लिए कर्ज लेना पड़े। तो जो हमारा मनोविज्ञान है भारत का, उस मनोविज्ञान पे स्पष्ट रूप से पाश्चात्य विचारों की झलक है, वेस्टर्न थॉट्स की झलक है। वेस्टर्न थॉट के ऊपर हमारी बेसलाइन है साइकोलॉजी की। अगर हम हमारे खुद की साइकोलॉजी बनाए, खुद का मनोविज्ञान बनाए, तो खुद के मनोविज्ञान की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले होती है, विदेशों में भी नहीं हुई थी, उससे पहले यहाँ हो गई थी। क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है गुरुकुल का, वो प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है। क्लियर है? तो हम इसको वेस्टर्न विचारों के आधार पर देखेंगे कि भारत में मनोविज्ञान का, वेस्टर्न विचारों का उदय कब से प्रारंभ होता है, या वेस्टर्न विचारों का इन्वॉल्वमेंट भारत में कब से होता है। तो एक समय पीरियड है, सबसे पहला 1905। कई बच्चों के मन में आ गया होगा 1915। 1915 से पहले भी एक समय काल है 1905। 1905 में एक हमारे व्यक्ति हुए, एक हमारे दार्शनिक थे, सर विजेंद्र नाथ शील, ये उनका पूरा नाम था। सर विजेंद्र नाथ शील ने सबसे पहले प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया। क्या किया? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया, और इन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला खोली। क्या खोली? छोटी सी प्रयोगशाला खोली। कब खोली? 1905 में खोली। परंतु इस प्रयोगशाला को और इस पाठ्यक्रम को मान्यता नहीं दी गई, इसको ज्यादा स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए वैधानिक रूप से सबसे पहले भारत में जो मनोविज्ञान की स्टार्टिंग होती है वो होती है 1915 से। कब से होती है? 1915 से। कैसे होती है? 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कौन से विश्वविद्यालय में? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। सुना है ना नाम? कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत, मैं जो कह रहा हूं उसको आराम से सुनना है, समझना है। दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत पहला कौन सा? कलकत्ता विश्वविद्यालय। कौन सा विभाग? दर्शन शास्त्र विभाग। प्रोफेसर एन सेनगुप्ता, प्रोफेसर एन सेनगुप्ता, पूरा नाम है नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। उन्नीस सौ 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत प्रोफेसर एन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में पहली प्रयोगशाला खोली गई। क्या खोली गई? पहली प्रयोगशाला खोली गई। क्लियर है? पहला। दूसरा है 1916 में
इस प्रयोगशाला को दर्शन शास्त्र विभाग से अलग करके और मनोविज्ञान का स्वतंत्र विभाग बना दिया। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट खोल दिया गया। कौन से विश्वविद्यालय में? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कौन इसका अध्यक्ष रहा? NN सेनगुप्ता। तो दोनों डेटों में कंफ्यूज नहीं होना है। 1915 में तो दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत मनोविज्ञान पढ़ाया जाता था और 1916 में इसका इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट खोल दिया गया। कौन से विश्वविद्यालय में? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। क्लियर है? तीसरी डेट आती है हमारी, इसी समय काल को आगे बढ़ाते हुए हमारा तीसरा जो समय काल आता है, तीसरा समय काल आता है 1922। कौन सा समय काल आता है? 1922। 1922 में सबसे पहले किसी भारतीय को मनोविज्ञान में PhD की उपाधि दी गई। मनोविज्ञान में फिलोसॉफी ऑफ डॉक्टरेट PhD की उपाधि प्रदान की गई, जो कि सिगमंड फ्राइड के समकालीन थे। और उन मनोवैज्ञानिक का नाम है, उस व्यक्ति का नाम है गिरीन्द्र शंकर बोस। गिरीन्द्र शंकर बोस। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 1922 में सबसे पहले गिरीन्द्र शंकर बोस को मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्रदान की गई। और इनका जो PhD का टॉपिक था, इनका जो PhD का टॉपिक था वो टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेशन इनका टाइटल था। मनोविज्ञान की PhD की जो थीसिस हम लोग लिखते हैं उसका टाइटल था कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेशन। क्लियर है? तो मनोविज्ञान की पहली PhD की उपाधि किसे प्रदान की गई? गिरीन्द्र शंकर बोस को प्रदान की गई। 1922 में ही मुख्य रूप से गिरीन्द्र शंकर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना की। साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना की। कब? 1922 में। 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई 1924 में। 1925 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा IJOP इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। पहला जर्नल निकाल दिया किसने? इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने, भारतीय मनोवैज्ञानिक संघ के द्वारा 1925 में भारतीय इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। क्लियर है? इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट आती है 1938। बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। और क्यों इंपॉर्टेंट डेट है? 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसमें मुख्य रूप से सिगमंड फ्राइड, कौन कौन? सिगमंड फ्राइड, विलियम जेम्स और अनेक उस समय के जो समकालीन मनोवैज्ञानिक थे उनको भारत इनवाइट किया गया। क्या किया गया? भारत में इनवाइट किया गया
और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पूछा गया कि भारत में मनोविज्ञान का क्या भविष्य रहेगा और भारत में मनोविज्ञान को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट किया जाए। उन्होंने लगभग 1 वीक का समय मांगा कि आप हमें 1 सप्ताह का समय दीजिए, हम पूरे भारत की जो कुछ ग्रंथ हैं, पूरे भारत के जो अनेक विद्वान लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, हम भारत के लोगों को समझने की कोशिश करेंगे और हम बता के जाएंगे कि भारत में मनोविज्ञान को कैसे पढ़ाया जाए, मनोविज्ञान का डेवलपमेंट कैसे किया जाए। उन्होंने लगभग 6-7 दिन तक अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में एक निष्कर्ष पर पहुंचे और उन्होंने ये निष्कर्ष दिया कि अगर भारत में मनोविज्ञान को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें अनुप्रयुक्त अप्लाइड साइकोलॉजी की स्थापना करनी होगी या अप्लाइड साइकोलॉजी को पढ़ाना होगा। क्यों पढ़ाना होगा? क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया भारत के समाज का, विद्वानों से बात की तो पता चला कि भारत में जो सबसे ज़्यादा लोग, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा साइको हैं, सबसे ज़्यादा मेंटल रूप से इनका थोड़ा सा स्क्रू ढीला है, मेंटल रूप से थोड़ा सा डिसबैलेंस है, ये इम्बैलेंस है, उनके बीच में संतुलन नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले 1938 में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विभाग खोला गया या अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान पढ़ाया जाना प्रारंभ किया। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विभाग खोला गया सबसे पहले। कब? 1938 में। कहाँ पे? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। इसके बाद में एक डेट आती है 1940। 1940 में कलकत्ता के लुम्बिनी पार्क में कलकत्ता के लुम्बिनी पार्क में प्रथम आरोग्यशाला खोली गई। क्या खोली गई? प्रथम आरोग्यशाला। ये आरोग्यशाला क्या होती है? आरोग्यशाला को हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉस्पिटल। 1940 में पहला हॉस्पिटल खोला गया। कहाँ पे? कलकत्ता विश्वविद्यालय में, कलकत्ता के लुम्बिनी पार्क में मनोविज्ञान का पहला हॉस्पिटल खोला गया, जहाँ पे होते ना साइको, उनका इलाज किया जाए। तो कौन सी डेट हो गई ये? 1940। इसके बाद में एक डेट आती है हमारी 1945। 1945 में सबसे पहले डिफेंस रिसर्च में, रक्षा शोध में मनोविज्ञान विंग खोली गई। क्या खोली गई? मनोविज्ञान विंग खोली गई। किसमें? रक्षा शोध में। 1946 में मनोवैज्ञानिक शोध एवं सेवा संस्थान की स्थापना की गई। मनोवैज्ञानिक सेवा शोध व संस्थान की स्थापना की गई। कब? 1946 में। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट आती है हमारी 1955। 1955 में निमहांस, बेंगलोर, NIMHANS, निमहांस की स्थापना की गई। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। नेशनल इंस्टीट्यूट
ऑफ मेंटल हेल्थ एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस 1955 में निमांस की स्थापना की गई। क्लियर है। और इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट आती है हमारे, जो हमें याद रखने की है, वो आती है 1989। 1989 में NAOP की स्थापना की गई, नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी। नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की गई 1989 में। इसके अलावा भारत में समय समय पर विभिन्न प्रकार के विभाग खोले गए, समय समय पर इसकी शाखाओं को विभाजित किया गया। और अब अगर हम लोग पूरा निष्कर्ष निकालें वर्तमान समय का, कि वर्तमान समय का हमारा क्या निष्कर्ष रहा है, तो वर्तमान समय में भारत में लगभग 250 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान पढ़ाया जा रहा है, उसके विभाग स्थापित हैं। और वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट है वो सभी क्षेत्रों में मनोविज्ञान को पढ़ाया जा रहा है। भले आप उसको औद्योगिक मनोविज्ञान मान लो, भले शिक्षा मनोविज्ञान मान लो, भले बाल मनोविज्ञान मान लो, भले राजनीति मनोविज्ञान मान लो, सभी क्षेत्रों में मनोविज्ञान को पढ़ाया जा रहा है। तो ये मुख्य रूप से भारत में मनोविज्ञान के इतिहास का संक्षिप्त विवरण है। उम्मीद करता हूँ घर पे होंगे, सेफ होंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए जय हिंद,